हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 26 जुलाई से 1 अगस्त तक का है और इस अंक में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू दिए हैं ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिछला सप्ताह। यहाँ पे न्यूज़ है 17 जुलाई की किसानों की मदद के लिए लॉन्च किया गया है एक ऐप जिसका नाम है किसान सारथी। तो केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी ने किसान सारथी ऐप को लॉन्च किया है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं और आपको ऐप का नाम याद रखना है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और बायो कंपनी मिनवैक्स ने कोरोना से निपटने के लिए एक वॉर्म वैक्सीन विकसित की है। ये जो वैक्सीन है ये कोरोना के सभी वेरिएंट जो कि अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और कप्पा हैं इनके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाने में कारगर है। इसके बाद है यूरोप की न्यूज़। यहाँ पे कई देशों में बाढ़ के कारण तबाही मची हुई है, जहाँ पे बेल्जियम में 126 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1300 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। इसके बाद 18 जुलाई की न्यूज़ है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बीटेक है यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पढ़ाई अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक पाठ्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी है अपनी। इसके बाद है देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए भारत स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक विकसित कर रहा है। DRDO और अन्य एजेंसियां मिलकर इसे विकसित कर रही हैं। फिर है फ्रांस में भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवा चुके यात्रियों को देश में आने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। 19 जुलाई की न्यूज़ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं, प्रवेश प्रक्रिया और नए सत्र के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इसके बाद है अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की सेना ने 3 जिलों में तालिबानी लड़ाकों को खदेड़ दिया है। आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए एक नया राजनयिक मंच स्थापित करेगा। इसके लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सैद्धांतिक रूप से सहमत भी हो गए हैं। 20 जुलाई की न्यूज़ है चीन एक तरफ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख से सटे सीजियांग प्रांत के साकवे शहर में नया एयरबेस भी बना रहा है। आगे देखते हैं ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। लॉकडाउन खत्म होने पर देश में फ्रीडम डे मनाया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक भीषण सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में 30 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद 21 जुलाई की न्यूज़। यहाँ पे बार काउंसलिंग में बार एग्ज़ाम के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है और अब उम्मीदवार 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL ने भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने करदाताओं को राहत देते हुए फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअली भरने की आखिरी तिथि को बढ़ा दिया है और जो नई तिथि है ये 15 अगस्त 2021 रखी गई है। 22 जुलाई की न्यूज़ है CBSE 16 अगस्त को प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेगा। इसके बाद फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की 7वीं खेप भारत आ गई है। फ्रांस से 3 राफेल विमान 8000 किलोमीटर की दूरी नॉन स्टॉप तय करके भारत पहुंचे हैं। इसके साथ ही भारत में अब राफेल विमानों की संख्या 24 हो गई है। इसके बाद है 23 जुलाई की न्यूज़ जहां पे RBI ने कहा है कि वो चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करेगा डिजिटल रुपया। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI भारत में डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। RBI ने इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया है। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर ने कहा है कि निकट भविष्य में डिजिटल करेंसी का प्रायोगिक परीक्षण किया जाएगा। इस करेंसी को चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा। फिर भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल के उन्नत संस्करण आकाश NG का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस की बात हो रही है। 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? मैत्री यानी कि मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप के महत्व को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 30 जुलाई को। तो देखिए प्रेजेंट में हमारी दुनिया कई तरह की चुनौतियां जैसे कि संकट, भेदभाव, ऐसी स्थितियों का सामना कर रही है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है मित्रता का देशों के बीच में। तो इसी महत्व को लोगों को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में, यानी 2011 में सबसे पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एक लोकप्रिय कार्टून है जिसका नाम है विनी द पूह।
आप सभी ने देखा होगा। तो विनी द पू को मित्रता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आगे देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले पीयूष गोयल जी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वह थावरचंद गहलोत का स्थान लेंगे। इसके बाद अमेरिका की न्यूज़ है। यहाँ पे एक झील में विमान से कई मछलियाँ डाली गई हैं 200 मीटर की ऊंचाई से। फिर है ऑस्कर स्वान। तो स्वीडन के ऑस्कर स्वान ने 1912 ओलंपिक में 100 मीटर रनिंग डियर शूटिंग टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। तब उनकी उम्र 64 साल 258 दिन की थी। 109 साल बाद भी उनका सबसे उम्र दराज गोल्ड मेडलिस्ट होने का रिकॉर्ड कायम है। इसके बाद है अमृता शेरगिल। इनका नाम क्यों है न्यूज़ में? तो प्रख्यात भारतीय पेंटर अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग 37.8 करोड़ रुपए में बिकी है और ये जो पेंटिंग है ये 83 साल पहले की है। इसके बाद है कुवैत की न्यूज़। यहाँ पे 1 किलो का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने कमाई करने के मामले में WWE सुपरस्टार और हॉलीवुड एक्टर ड्वेन द रॉक को पीछे छोड़ दिया है। तो रोनाल्डो का एक स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट जो है ये $1.6 मिलियन यानी कि 11.93 करोड़ रुपए का होता है। फिर है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोस्ती के प्रतीक के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हरिभंगा प्रजाति के 2600 किलोग्राम आम भेजे हैं। इसके बाद है नासा की न्यूज़। तो नासा अपने डायनामो 2 मिशन के तहत पृथ्वी के आयन मंडल का अध्ययन करेगा, जिसके लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 2 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करेगी। ये पृथ्वी के आयन मंडल में विशाल इलेक्ट्रिक करंट का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह के साथ मिलकर काम करेंगे। फिर है हेनरिटा फोर जो कि यूनिसेफ की प्रमुख थी। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अभी इस्तीफ़ा दे दिया अपने पद से। तो यूनिसेफ की प्रमुख थी हेनरिटा फोरे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। फिर है जैला एवांट गार्डे। तो लुसियाना की 14 वर्षीय जैला एवांट गार्डे अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं राहुल गुप्ता और अतुल गावंडे। तो बाइडेन की टीम में 2 भारतवंशी चिकित्सक शामिल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी चिकित्सकों जो कि हैं राहुल गुप्ता और अतुल गावंडे को अपने प्रशासन में प्रमुख पदों पर नामित किया है। फिर हैं जस्टिन नारायण। तो जस्टिन नारायण मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया सीजन 13 के विजेता घोषित किए गए हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले 27 साल के जस्टिन इस प्रतियोगिता को जीतने वाले दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतवंशी हैं। फिर गूगल पर फ्रांस ने 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? फ्रांस ने गूगल पर पब्लिशर के साथ विवाद के मामले में कॉपीराइट कानून के उल्लंघन का दोषी बताते हुए यह कार्रवाई की है और 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया फ्रांस ने गूगल पर। फिर हैं रोजेने आर्चीवाल्ड। ये कौन है? तो कनाडा में पहली बार कोई महिला नेशनल चीफ बनी है जिनका नाम है रोजेने आर्चीवाल्ड। कनाडा की असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन ने पहली बार एक महिला को नेशनल चीफ चुना है। इन्हीं का नाम है रोजेने आर्चीवाल्ड। फिर है SN 2020 ANK। तो भारतीय शोधकर्ताओं को एक बहुत तेज़ गति वाले दुर्लभ सुपरनोवा की खोज करने में सफलता मिली है। इसे SN 2020 ANK नाम दिया गया है। आगे है गवर्नर एरिक गॉसेटी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नए राजदूत के रूप में लॉस एंजलिस के गवर्नर एरिक गॉसेटी को नामित किया है। फिर है जस्टिस सुजाता मनोहर। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज व बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला जज रहीं जस्टिस सुजाता मनोहर को रूथ बेडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर सम्मान मिला है। फिर हैं क्रिस्टोफर सेलिस। ये ब्रिटिश डिज़ाइनर हैं और इन्होंने हाल ही में सोने एवं हीरे से बने जूते व बेल्ट बनाए हैं। एक जोड़े जूते करीबन 1.02 करोड़ रुपए कीमत रखी गई है जूतों की और इनमें 18 कैरेट सोना व 18 कैरेट के हीरों का यूज़ किया गया है। और जो शाही परिवार के ब्रॉन्ज वाला प्लैटिनम बेल्ट है इसकी कीमत 61 लाख रुपए रखी गई है। फिर देखते हैं स्मृति शेष। तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल शर्ली फ्राई इरविन का निधन हो गया है। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल शार्ली फ्राई इरविन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया हाल ही में। फिर है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया है 80 वर्ष की आयु में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन जो टाइगर होते हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इनका कई ज़्यादा शिकार होता है, काफ़ी ज़्यादा शिकार होता है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गए थे।
इनकी जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है इसको डबल किया जा सके, इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व टाइगर दिवस। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारत अगर टाइगर कंट्री है तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट माना जाता है। पिछले साल हुए एक सर्वेक्षण में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने बताया था कि बाघों की गणना के आधार पर ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए हैं। फिर आइए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दिए हुए हैं जो कि सामान्य ज्ञान खेल के हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ओलंपिक खेलों में किस देश ने हॉकी में सबसे ज़्यादा बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने टोटल 8 बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में। इनमें से कौन सी खिलाड़ी टेनिस से संबंधित हैं? तो PV सिंधु नहीं है, मणिका बत्रा, दीपा कर्माकर, अंकिता रैना, इनमें से आपको चुनना है। तो दीपा कर्माकर भी नहीं है और मणिका बत्रा भी नहीं है, अंकिता रैना टेनिस से संबंधित हैं। गोल्फ में PGA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन अटवाल। पंकज आडवाणी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। वर्ष 2016 में किस देश ने ICC T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। टिम काहिल किस देश के दिग्गज फुटबॉलर रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2021 में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क सेल्वी। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उरुग्वे। इस वर्ष फ्रेंच ओपन में महिला एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में इनमें से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव महाराज। स्ट्राइक टर्म इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल। फिर है वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। वॉकर कप किस खेल की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ। जिनेडिन जिडान ने कितनी बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल स्टार्क। शेफाली वर्मा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। रियो ओलंपिक में बास्केटबॉल में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। वर्ष 2026 में एशियाई खेल की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। यूरो कप 2021 का फाइनल मैच किस शहर में खेला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मौजूदा बल्लेबाजी कोच कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सुंदर दास। फिर है 23वां क्वेश्चन, वर्ष 2017 में किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक की किस स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवारबाजी। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने रियो ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ MCQ दिए हुए हैं। तो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है निरंतरता का सिद्धांत। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या नहीं है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, डेटिंग करना। फिर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बंदूरा द्वारा। बच्चे के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो जाती है? माँ के गर्भ से ही। तनाव और क्रोध की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? किशोरावस्था। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक। फिर भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कैसा होता है? अति संवेदनशील। फिर है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? BN झा ने। किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। उपरोक्त कथन में संवेग का अर्थ क्या है? उत्तेजित दिशा। निम्न में से मानसिक अस्वस्थता का कारण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर D, निद्रा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या नहीं है? आत्मविश्वास, तनाव, समायोजन की योग्यता,
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तनाव। आगे देखते हैं, किसी बच्चे में समाजीकरण कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। उपरोक्त सभी समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? धार्मिक कट्टरता, जाति प्रथाएं और राजनीतिक विचारधाराएं। उपरोक्त सभी। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? थार्नडाइक। पुनर्बल सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? स्निकर के द्वारा। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? यह कहलाता है अनुकूलन। इंद्रिय जनित गामक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ कब होता है? पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। फिर है, कोहन वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का कौन सा काल है? 10 से 13 वर्ष का। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा। फिर है, व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला निम्नलिखित में से सबसे पहला उपागम क्या था? मनोविश्लेषणात्मक उपागम। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निम्नलिखित में से किन अर्थों में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से भिन्न होता है? शील गुण में। व्यक्तित्व के सभी संभवशील गुणों से संबंधित पंचघटक मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पाल कोस्टा तथा रॉबर्ट मैक्रो द्वारा। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? घर को। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है स्वनिम। भाषा दोष से संबंधित निम्नलिखित में से क्या नहीं है? स्पष्ट उच्चारण। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है? तो अनुकरण का सिद्धांत भी है, अनुबंधन का सिद्धांत भी है और परिपक्वता का सिद्धांत भी है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से मानसिक योग्यताओं को विभिन्नता के अंतर्गत निम्नलिखित में से मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता को। धर्म एवं समाज में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक। सभी बालकों में अभिवृत्ति कैसी होती है? एक समान होती है। आकलन के लिए अधिगम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो बच्चों को अधिगम पर चिंतन करवाना। फिर है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण कौन सा है? निरीक्षण भी है, प्रश्नावली भी है और जांच सूची भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। आकलन को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? 5 वर्गों में। निम्नलिखित में कौन स्कोरिंग गाइड है? तो स्कोरिंग गाइड है विद्यार्थी प्रोफाइल। संचयी रिकॉर्ड में कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? संबंध भी, व्यवहार भी और पसंद भी। तो सभी होती हैं। विद्यार्थी प्रोफाइल निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी साबित होती है? तो शिक्षण कार्य के मूल्यांकन हेतु, उपसंबंधी को जानने हेतु और स्वमूल्यांकन हेतु। ये सभी इसका राइट आंसर है। चयन प्रकार के सभी प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ। फिर है, सामाजिक दृष्टि से वंचित बालकों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय हो सकते हैं? निःशुल्क शिक्षण उपलब्ध करवाना, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और अधिक पाठशालाएं खोलना। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभावों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आर्थिक प्रारूप। फिर है, वंचित बालकों की शिक्षा हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। सृजनशीलता को प्रोत्साहन, विद्यालय में स्वास्थ्य तथा विधिक सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। सफल समावेशन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो पृथक्करण। फिर है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान क्या होती है? बुद्धि लब्धि का कम होना। ठीक है, बुद्धि लब्धि का कम होना इसका जो विकलांग बालकों हैं उनकी पहचान होती है। फिर है, डिस्मीथिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गंभीर तनाव की अवस्था से। किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच कैसे की जाती है? तो निरंतरता के परीक्षण द्वारा, ठीक है, लोचनीयता के परीक्षण द्वारा और मौलिकता के परीक्षण द्वारा। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, ये किसने कहा था? ये कहा था ह्यूगो ने। आगे यहाँ पे सामान्य अर्थशास्त्र के एमसीक्यू दिए हैं, इन्हें भी देखते हैं। तो भारत में लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? स्वरोजगार। भारत में लोगों की सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। फिर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 है। इसके बाद है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके बेसिस पे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। फिर है निम्न जोड़ियों में से गलत जोड़ी बताइए। तो इसका राइट आंसर है सा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है 2015, जबकि ये जो योजना है ये 2014 में शुरू की गई थी। तो ये गलत जोड़ी है। फिर है 90 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं किया था? तो बैंक ऑफ अमेरिका से प्राप्त नहीं किया था। निम्न में से कौन से मानव पूर्ति निर्माण के स्रोत नहीं हैं? शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य और प्रवसन और आधुनिक उद्योगों की स्थापना। तो राइट आंसर है आधुनिक उद्योगों की स्थापना। फिर है मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मानव पूंजी से केवल एक व्यक्ति लाभान्वित होता है, जबकि भौतिक पूंजी का लाभ सारे समाज को प्राप्त होता है। तो ये यहाँ पे राइट नहीं है, ये असत्य है। फिर है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण में प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी ऊर्जा उपभोग का निर्धारण किया गया है? 2400 से 2100। फिर सेन सूचकांक का संबंध किससे है? निर्धनता से। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित तथा प्रकाशित कौन करता है? इसका राइट आंसर है NSSO यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। भारत सरकार द्वारा किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सा, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। फिर है महिलाओं की ओर उन्मुख एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम कुटुम्बश्री किस राज्य में चलाया जा रहा है? केरल में। अति लघु साख कार्यक्रम किससे संबंधित है? स्वयं सहायता समूह से। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करना ये है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर करना ये भी है। और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामी होना ये भी राइट आंसर है। तो उपरोक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निवेश व्यय को परिभाषित करता है? उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए किया गया व्यय। फिर है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? J.M. कीन्स। ये जो पुस्तक है 1936 में प्रकाशित की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। फिर है यदि श्रम पूंजी को सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यह विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का वर्णन है? तो ये पूंजीवादी का वर्णन है। पूंजीवादी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्रों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो व्यापार एवं परिवहन। फिर है महालनोबिस मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी? द्वितीय योजना। फिर है तृतीयक क्षेत्र में कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? व्यापार। आयात के परिमाण को सीमित करने के लिए सरकार किन उपकरणों का प्रयोग करती है? प्रशुल्क का भी, कोटा का भी और उपादान का भी। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? विश्व के सभी देशों को व्यापार में समान अवसर प्रदान करना। फिर किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आ, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो केरल में सबसे कम है शिशु मृत्यु दर। फिर है विभिन्न देशों के संदर्भ में मानव विकास रिपोर्ट में रैंकिंग किस या किन आधार पर निश्चित होती है? लोगों के शैक्षणिक स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर और प्रति व्यक्ति आय पर। तो उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के संबंध में सही कथन बताइए। तो इस योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मिलित किया गया था। तो इसके ऑप्शन नंबर आ और ऑप्शन नंबर बा दोनों ही सही हैं। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य भी है और प्राथमिक शिक्षा भी है और ग्रामीण आवास व पेयजल भी है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे खेल चर्चा देखते हैं।
तो भारत के अनुभवी शतरंज खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने स्पार्क्सन ट्रॉफी को अपने नाम किया है। याद रखिएगा, विश्वनाथन आनंद जी ने जीत लिया है स्पार्क्सन ट्रॉफी। फिर है सुमित नागल, जो कि भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फिर पोगाकार ने लगातार दूसरी बार टूर दी फ्रांस रेस जीत ली है। तो स्लोवेनिया के युवा साइकिलिस्ट हैं तादेज पोगाकार, इन्होंने टूर दी फ्रांस जो कि एक साइकिल रेस है इसको इस साल जीत लिया है, और इससे पहले भी इन्होंने पिछले साल जीता था। तो लगातार दूसरी बार इन्होंने टूर दी फ्रांस जीत लिया है। फिर है साकिब अल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने वनडे क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान बनाया है। ये बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। फिर ICC T20 विश्व कप की बात हो रही है, जो कि इस साल UAE और ओमान में खेले जाएंगे। पहले ये टूर्नामेंट भारत में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये जो विश्व कप है इसे UAE और ओमान में शिफ्ट कर दिया गया है। तो भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। फिर ECB यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने द 100 लीग के नियम जारी किए हैं। तो क्रिकेट का एक नया प्रारूप शुरू किया गया है, द 100 लीग, जिसमें 100 गेंदें प्रति पारी होंगी। जैसे कि 50-50 होता है वनडे, तो उसमें हर एक पारी में 50 ओवर होते हैं। 2020 में हर एक पारी में 20 ओवर होते हैं, यानी कि 120 गेंदें। तो नया प्रारूप बनाया गया है, इसमें हर एक पारी में 100 गेंद खेली जाएंगी। तो इसी नए प्रारूप के लिए ECB ने नए नियम जारी किए हैं और ये टूर्नामेंट शुरू भी हो चुका है। इसके अलावा देखते हैं वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज़ में हराया है 4-1 से। इसके अलावा यहाँ पे भारत और श्रीलंका की बात हो रही है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की ODI सीरीज़ थी, जिसे भारत ने 2-1 से अपने नाम कर लिया है। और इंग्लैंड ने 2-1 से T20 सीरीज़ जीत ली है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में ये सीरीज़ चल रही थी T20 की। तो 3 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 2-1 से पाकिस्तान को हरा दिया है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि ओलंपिक जो होने वाले हैं 2032 की, इसकी मेज़बानी मिल गई है ब्रिस्बेन को। ब्रिस्बेन कहाँ पे है? ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ओलंपिक 2032 की मेज़बानी करेगा ब्रिस्बेन। फिर यहाँ पे सामयिकी देख लेते हैं। तो गुजरात में काफ़ी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, और इन जो अलग अलग परियोजनाएं हैं इनको राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गुजरात साइंस सिटी में एक्वेटिक्स व रोबोटिक्स गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने 2 नई ट्रेनों, जो कि गांधीनगर कैपिटल से वाराणसी जाएगी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसके साथ ही गांधीनगर कैपिटल और वरेथा के बीच मेमू सर्विस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया में सड़क परिवहन पर समझौता हुआ है। तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी में सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की स्थापना के लिए ऑस्ट्रेलिया के न्यू वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है रूस की न्यूज़। यहाँ पे आवाज़ से 7 गुना तेज़ चलने वाली दुनिया की पहली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कहाँ पे? रूस में। इसके अलावा अमेरिका ने भारतीय नौसेना को 2 MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे हैं, ठीक है। तो भारतीय नौसेना अमेरिका सरकार से 24 ऐसे हेलीकॉप्टर खरीद रही है। तो हाल ही में 2 MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे गए हैं, और ये जो हेलीकॉप्टर का सौदा है इसकी कीमत है $2.4 अरब। इसके बाद है युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ हिंद महासागर पहुंच गया है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS क्वीन एलिजाबेथ और इसका विमानवाहक हमलावर समूह भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए हिंद महासागर पहुंच गया है। फिर है चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका में एक कानून पारित कर दिया गया है। तो चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की महत्वपूर्ण समिति ने एक अहम कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य क्वाड देशों के संबंध को मजबूती देना है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको इसको लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी हमने डिस्कस किए और MCQ भी सॉल्व किए। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको और भी दूसरे न्यूज़पेपर और मैगजीन है उनकी PDF मिल जाएगी, और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल हैं वो भी अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।